बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन डेथ। मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। इमरान सीरीज। मास्टर चीफ एक कमरे में बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। वो बार बार मुट्ठियां भींचता और खोलता और बार बार अपने सर को मखसूस अंदाज में झटका झटकता और फिर कदम बढ़ा देता। अजीब सी बेचैनी और इस्तराब इस पर तारी था कि अचानक में इस पर पड़े हुए ट्रांसमीटर से तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। तो वो बिजली किसी तेजी से मुड़ा और इसने हाथ बढ़ाकर इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, एल्बर्ट कॉलिंग, ओवर। एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। क्या हुआ एल्बर्ट? ओवर। मास्टर चीफ ने इंतहाई बेचैन लहजे में पूछा। कामयाबी मास्टर चीफ। कर्नल फरीदी अपने साथियों समेत बेहोश हो चुका है। मैंने इसके और इसके साथियों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी हैं। मैंने उन्हें गोली इसलिए नहीं मारी कि आपकी तसल्ली कर लें, क्योंकि ये बहुत शातिर लोग हैं। इसलिए हो सकता है कि ये असल ना हो और हम उन्हें हलाक करके मुतमईन हो जाएं, जबकि असल बाद में खामोशी से पहुंच जाएं। ओवर। दूसरी तरफ से एल्बर्ट ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो मास्टर चीफ बेख्तियार उछल पड़ा। ये बात तुम्हारे जहन में कैसे आई? क्या ये वाकई नकली है? ओवर। मास्टर चीफ ने हैरान होकर पूछा। मैंने एक इम्कानी बात की है मास्टर चीफ, क्योंकि ये लोग जितनी आसानी से हिट हुए हैं, इससे मेरे जहन में ये ख्याल आया था। अगर आप हुक्म दें तो मैं इन्हें अभी गोलियों से उड़ा देता हूँ। ओवर। एल्बर्ट ने जवाब दिया। ओह, तुम्हारी बात इंतहाई अक्लमंदाना है। ये बात तो मेरे जहन में भी ना आई थी। ओह, वाकई ऐसा भी हो सकता है। ये लोग वाकई हद दर्जे शातिर और तेज हैं। तुम ऐसा करो कि उन्हें बेहोशी के आलम में उठाकर यहाँ ले आओ, फिर उन्हें चेक कर लेते हैं। ओवर। मास्टर चीफ ने कहा। लेकिन मास्टर चीफ, यहाँ तो हमारे पास मेकअप वॉशर भी नहीं है। वो तो लेबॉर्ट्री में है। या तो उन्हें वहाँ ले जाया जाएगा या फिर वहाँ से मेकअप वॉशर लेकर आया जाए, फिर ही चेकिंग हो सकेगी। ओवर। एल्बर्ट ने कहा। ओह नहीं, मैं इन्हें लेबॉर्ट्री में किसी सूरत भी नहीं ले जा सकता। जिंदा तो एक तरफ, मैं इनकी लाशें भी वहाँ ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम उन्हें मेरे पॉइंट पर ले आओ और फिर जाकर लेबॉर्ट्री से मेकअप वॉशर ले आना। ओवर। मास्टर चीफ ने कहा। यस मास्टर चीफ। इस हेलीकॉप्टर का क्या किया जाए जिसमें ये लोग आए हैं? क्या इसे भी ले आया जाए? ओवर। एल्बर्ट ने पूछा। नहीं, इसे वहीं मिसाइल से उड़ा दो। हो सकता है कि इसमें कोई खास आला नसब हो। मैं इनके मामले में किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकता। ओवर। मास्टर चीफ ने कहा। यस मास्टर चीफ। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो मास्टर चीफ ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और इसके साथ ही इसने तेजी से एक नई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो मास्टर चीफ कॉलिंग मर्सी। ओवर। मास्टर चीफ ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, मर्सी अटेंडिंग यू। ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से मर्सी की आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है? ओवर। मास्टर चीफ ने पूछा। मास्टर चीफ, जाशोका में हमारे मुखबरों ने एक अजीब इत्तला दी है। इमरान और उसके साथी सारी रात लोहे की भट्टी पर काम करते रहे हैं और कोई ऐसी कश्ती तैयार कर रहे हैं जो दलदल में सफ़र कर सके, और वो दलदल पर से गुजर कर यहाँ हमारे इलाके में आएंगे। इसलिए मैंने पॉल मिकारे के मशवरे से इस इलाके में चेकिंग मशीन के साथ रेस मशीनें भी नस्ब करा दी हैं, लेकिन अभी तक इनकी आमद की इत्तला नहीं मिली। बहरहाल वो जिधर से भी आएंगे, हम इनके इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। ओवर। मर्सी ने जवाब दिया। मैंने कर्नल फरीदी और उसके साथियों को शिकार कर लिया है। ओवर। मास्टर चीफ ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ओह, क्या वाकई? क्या कर्नल फरीदी जिंदा है या हलाक हो चुका है? ओवर। मर्सी ने हैरत भरे लहजे में कहा। अभी हलाक नहीं हुआ, बेहोश है। मेरे जहन में अचानक एक और पॉइंट आ गया है और इसलिए मैंने तुम्हें भी कॉल किया है। ये लोग हद दर्जे शातिर और तेज हैं, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने पहले नकली आदमी भेज दिए हों ताकि हम इन्हें हलाक करके मुतमईन हो जाएं और फिर असल लोग अचानक हमला कर दें। इसलिए मैंने एल्बर्ट को हुक्म दिया है कि उन्हें बेहोश करके कातक जीरो पॉइंट पर ले आए। मैं वहीं मौजूद होऊंगा। इसके बाद लेबोरेटरी से मेकअप वॉशर लाया जाएगा और पहले इनकी मुकम्मल चेकिंग होगी, फिर उन्हें हलाक किया जाएगा। और तुम भी ऐसा ही करना। इमरान और उसके साथियों को हलाक ना करना, बल्कि बेहोश कर देना। पहले इनकी चेकिंग होगी, फिर उन्हें हलाक किया जाएगा। ओवर। मास्टर चीफ ने कहा। ओह, पॉइंट तो काफ़ी वजनी है। वाकई ये बात आप जैसा ज़हीन आदमी ही सोच सकता है। लेकिन हमारे पास तो जदीद तरीन मेकअप वॉशर मौजूद हैं। हम यहाँ खुद ही उन्हें चेक कर लेंगे और अगर वो असल साबित हुए तब यहीं उन्हें गोली मार दी जाएगी, और नकली हुए तब भी। ओवर। मर्सी ने जवाब देते हुए कहा। नहीं, ये इमरान मेकअप का माहिर है।
इसलिए मैं अपने सामने मुकम्मल चेकिंग करना चाहता हूँ। ओवर। मास्टर चीफ ने कहा। ठीक है, फिर हम उन्हें लेबॉर्ट्री ले आएंगे। ओवर। मर्सी ने कहा। नहीं, लेबॉर्ट्री में वो किसी सूरत नहीं ले जाए जा सकते। तुम उन्हें यहाँ कातक के 0 पॉइंट पर ले आना। मैं यहाँ मौजूद रहूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन पॉल मेकारे को वहीं छोड़ आना ताकि ऐसा ना हो कि नकली साबित हो और जब तक ये चेक हो असल लोग हमला करने में कामयाब हो जाएं। और मास्टर चीफ ने कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं पॉल मेकारे के असिस्टेंट को साथ ले आऊंगी, वरना मैं तो कातक 0 पॉइंट के बारे में जानती भी नहीं। ओवर। मर्सी ने कहा। हाँ, उसे साथ ले लेना, लेकिन ख्याल रखना उन्हें किसी सूरत भी रास्ते में होश नहीं आना चाहिए और बेहोशी के बावजूद इनके हाथों में बहरहाल हथकड़ियां डाल देना। ओवर। मास्टर चीफ ने कहा। ठीक है, हुक्म की तामील होगी। ओवर। मर्सी ने कहा तो मास्टर चीफ ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर वो इत्मीनान से मेज के पीछे मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। तकरीबन निस्फ घंटे के बाद दरवाजा खुला और एल्बर्ट अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे 4 आदमी थे, जिनके कंधों पर एक लड़की और 3 मर्द बेहोशी के आलम में लदे हुए थे। इन्हें दीवार के साथ फर्श पर लिटा दो, मास्टर चीफ ने एल्बर्ट से कहा, और एल्बर्ट के इशारे पर इन चारों को दीवार के साथ फर्श पर एक कतार की सूरत में लिटा दिया गया। मास्टर चीफ कुर्सी से उठा और इनके करीब पहुंचकर वो झुक गया। हाँ, ये कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद हैं। बिल्कुल यही दोनों हैं। मास्टर चीफ ने फर्श पर पड़े हुए कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो फिर इन्हें गोली मार दें, एल्बर्ट ने जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए कहा। अभी नहीं, चेकिंग जरूरी है। तुम जाकर मेकअप वॉशर लेबोरेटरी से ले आओ। तुम्हारे आदमी अलबत्ता बाहर पहरा देंगे, मास्टर चीफ ने सीधा होते हुए कहा। तो एल्बर्ट ने मशीन पिस्टल वापस जेब में डाला और अपने आदमियों को बाहर रुकने का इशारा करके वो खुद भी बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि मास्टर चीफ दोबारा मेज के पीछे कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन इसकी नजरें कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद पर थीं। तुम असली हो या नकली, बहरहाल मौत तुम्हारा मुकद्दर है, मास्टर चीफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद ट्रांसमीटर से कॉल आना शुरू हो गई और मास्टर चीफ ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, मर्सी कॉलिंग। ओवर। मर्सी की आवाज़ सुनाई दी। यस मास्टर चीफ, अटेंडिंग यू। ओवर। मास्टर चीफ ने बेचैन लहजे में कहा। इमरान और उसके साथियों को मैंने बेहोश कर दिया है। ओवर। मर्सी की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी। कैसे, तफसील बताओ। ओवर। मास्टर चीफ ने मुसरत भरे लहजे में पूछा। चेकिंग मशीन पर हमने इमरान को अपने 2 कभी हैकल नेगरों के साथ इस दलदली इलाके में चेक कर लिया था। वैसे वो तीनों बेहद चौकन्ना और होशियार नजर आ रहे थे, लेकिन फिर इत्तफाक से वो तीनों एन इसी दरख्त के नीचे से गुजरे जिस पर रेस मशीन नस्ब थी। चुनाचा हमने उसे ऑन कर दिया और वो तीनों रेस सर्कल की जद में आकर बेहोश हो गए। अब पॉल मेकारे अपने साथियों के साथ वहां से उन्हें उठाने के लिए गया है। ओवर। मर्सी ने कहा। इसका मतलब है कि ये लोग इंतहाई आसानी से हिट हो गए हैं। ओवर। मास्टर चीफ ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ। ओवर। मर्सी ने जवाब दिया। बस इसी बात पर मुझे शक है। कर्नल फिदिया और उसके साथियों को भी अल्बर्ट ने इंतहाई आसानी से हिट कर लिया था, हालांकि ये लोग इतनी आसानी से शिकार होने वालों में से नहीं हैं। बहरहाल तुम पॉल मेकारे को वहीं छोड़कर इमरान और उसके साथियों को लेकर यहाँ 0 पॉइंट पर पहुंच जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओवर। मास्टर चीफ ने कहा। यस मास्टर चीफ। ओवर। दूसरी तरफ से मर्सी ने कहा और मास्टर चीफ ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद दरवाज़ा खुला और एल्बर्ट अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक जदीद साख्त का मेकअप वॉशर था। पहले इस कर्नल फरीदी को चेक करो, मास्टर चीफ ने कहा। तो एल्बर्ट ने आगे बढ़कर फर्श पर पड़े हुए कर्नल फरीदी के सर और चेहरे के गिर्द मेकअप वॉशर का कैंटोप चढ़ा दिया, इसके बटन बंद किए और फिर इसने बैटरी से चलने वाले इस मेकअप वॉशर का बटन ऑन कर दिया। जोर जोर की आवाज़ें इसमें से निकलने लगी और इसका सुर्ख रंग का एक बल्ब तेजी से चलने बुझने लगा। चलना बाद बल्ब खुद ब खुद बुझ गया और उसके साथ ही जों की आवाज़ें आना भी बंद हो गई। तो एल्बर्ट ने कैंटोप खोलकर हटा लिया। ये तो मेकअप में नहीं है, इसका मतलब है कि ये असल है, मास्टर चीफ ने कर्नल फरीदी के चेहरे को देखते हुए कहा। वो उठकर करीब आ गया। यस मास्टर चीफ, अब क्या हुक्म है, एल्बर्ट ने पूछा। दूसरों को भी चेक करो, मास्टर चीफ ने कहा। तो एल्बर्ट ने इसके बाद कैप्टन हमीद को भी चेक किया, लेकिन इसका चेहरा भी वही था। फिर कर्नल हमीद के साथ पड़े हुए नेकरों और लड़की को भी चेक किया, लेकिन किसी के चेहरे पर मेकअप साबित ना हुआ। ठीक है, अभी तुम बाहर जाओ। मर्सी इमरान और उसके साथियों को लेकर आ रही है, उन्हें भी चेक कर लिया जाए, इसके बाद कोई फैसला होगा।
लेकिन ऐसा करो कि कातक सरहद पर अपने किसी आदमी को चेकिंग के लिए भिजवा दो। मास्टर चीफ ने एल्बर्ट से कहा तो एल्बर्ट सर हिलाता हुआ मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। फिर तकरीबन 1.5 घंटे के बाद दरवाज़ा खुला और मर्सी अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे 5 आदमी थे, जिनमें से एक ने एक बेहोश नौजवान को कंधे पर उठाया हुआ था, जबकि बाकी 4 अफराद में से 2 ने मिलकर एक-एक नेग्रो को उठाया हुआ था। इन्हें भी कर्नल फरीदी और इसके साथियों के साथ ज़मीन पर लिटा दो। मास्टर चीफ ने कहा तो मर्सी के साथ आने वालों ने हुक्म की तामील की। बाहर एल्बर्ट मौजूद है, उसे बुलवाओ, मास्टर चीफ ने इनसे कहा और वो सर हिलाते हुए वापस चले गए, जबकि मर्सी मेज के दूसरी तरफ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। इनमें से कर्नल फरीदी कौन है? मर्सी ने पूछा और मास्टर चीफ ने कर्नल फरीदी की तरफ इशारा कर दिया। इसीलिए मैं एल्बर्ट अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में वही मेकअप वॉशर था। एल्बर्ट, इमरान और उसके साथियों का मेकअप चेक करो, मास्टर चीफ ने एल्बर्ट से मुखातिब होकर कहा। यस मास्टर चीफ, एल्बर्ट ने जवाब दिया और फिर इसने इमरान और उसके साथियों का बारी बारी मेकअप चेक किया, लेकिन इन तीनों में से कोई भी मेकअप में नहीं था। ये मेकअप में नहीं है मास्टर चीफ, एल्बर्ट ने पीछे हटते हुए कहा। ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं अभी इस मामले पर कुछ गौर करना चाहता हूँ, मास्टर चीफ ने कहा और एल्बर्ट सलाम करके मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। अब गौर क्या करना है? गोलियों से उड़ा दो उन्हें, मर्सी ने इंतहाई बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। और अगर ये असल ना हुए तब? मास्टर चीफ ने कहा। अगर ये नकली होते तो मेकअप चेक ना हो जाता, मर्सी ने उलझे हुए लहजे में कहा। ये लोग आम एजेंट्स नहीं हैं मर्सी, और आजकल तो ऐसे हैरत अंगेज मेकअप भी तैयार हो चुके हैं जिन्हें मेकअप वॉशर भी वॉश नहीं कर सकते, मास्टर चीफ ने कहा। वहम का तो कोई इलाज नहीं है ब्रुक, ख्वाह मख्वाह के वहम में ना पड़ो और उन्हें गोलियों से छलनी कर दो। अगर ये असल हैं तब भी इनका खात्मा हो जाएगा, और अगर ये नकल हैं तब भी ज़्यादा से ज़्यादा हम मज़ीद चेकिंग कर लेंगे, मर्सी ने कहा। वैसे तो हमारे मुखबरों की इत्तलात के मुताबिक ये दोनों ग्रुप ही हेलीकॉप्टरों पर यहाँ पहुँचे हैं, इस लिहाज से तो ये असल हैं, लेकिन जिस आसानी से ये शिकार हो गए हैं इससे मेरा जहन मुतमईन नहीं हो रहा, मास्टर चीफ ने कहा। तो फिर इन्हें होश में ले आओ और इनसे पूछगछ कर लो, मर्सी ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके, ठीक है, इन्हें गोली से उड़ा देना चाहिए। चंद लम्हों बाद मास्टर चीफ ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो मर्सी का चेहरा चमक उठा। ये काम मैं करूंगी, मर्सी ने कहा और इसके साथ ही उसने जैकेट की जेब से एक जदीद साख्त का मशीन पिस्टल निकाल लिया। काश ये होश में होते तो इन्हें मालूम होता कि ये किसके हाथों मर रहे हैं। अचानक मास्टर चीफ ने कहा तो मर्सी, जिसने फर्श पर बेहोश पड़े हुए अफराद की तरफ मशीन पिस्टल का रुख किया, यकलख्त हाथ नीचे कर लिए। तुम्हारी बात दुरुस्त है ब्रुक, इन्हें वाकई होश में लाकर हलाक करना चाहिए, ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि इनकी मौत मर्सी के हाथों हो रही है, मर्सी ने कहा। ओह नहीं, ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, बस तुम उन्हें गोली मार दो, मास्टर चीफ ने कहा। तुम ग्रीन डेथ लेबोरेटरी की वजह से ही इस कदर मोहतात हो, मर्सी ने कहा। हाँ, जाहिर है, अगर इन्होंने सिचुएशन बदल ली तो फिर ग्रीन डेथ लेबोरेटरी को इनके हाथों से कौन बचा सकेगा, मास्टर चीफ ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर ऐसा है कि मैं इन्हें इसी बेहोशी के आलम में बगौरा ले जाती हूँ, वहाँ जाकर उन्हें होश में लाकर फिर हलाक कर दूंगी। वहाँ तो ग्रीन डेथ लेबोरेटरी का खतरा ना होगा, मर्सी ने कहा। तुमने इन्हें होश में लाने की जिद क्यों कर ली है? अगर तुम नहीं मानना चाहती तो मैं इन्हें हलाक कर देता हूँ, मास्टर चीफ ने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। तुम्हें मेरे सर की कसम ब्रुक, इन्हें मेरे हाथों मरने दो। मेरे लिए इससे बड़ा बहुत कोई एजाज़ ना होगा कि दुनिया के 2 अजीम सीक्रेट एजेंट्स मर्सी के हाथों हलाक हुए हैं, मर्सी ने जल्दी से कहा तो मास्टर चीफ मुस्कुराते हुए रिवॉल्वर को वापस जेब में डाल दिया। फिर चलाओ मशीन पिस्टल, देर क्यों कर रही हो, मास्टर चीफ ने कहा। नहीं, मैंने फैसला कर लिया कि इन्हें होश में लाने के बाद गोली मारूंगी, मर्सी ने कहा। ठीक है, मुझे मालूम है कि तुम जब जिद पर उतर आती हो तो फिर अपनी जिद पूरी करती हो। यहाँ मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता, इसलिए तुम इन्हें बगौरा ले जाओ और मैं अभी तुम्हारे साथ चलूँगा। यहाँ मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता, इसलिए तुम इन्हें बगौरा ले जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वहाँ अगर उन्होंने कुछ कर भी लिया तब भी बहरहाल ग्रीन डेथ लेबोरेटरी तो खतरे की जद में ना होगी, मास्टर चीफ ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया डियर, आज तुमने मुझे बेपनाह मुसर्रत बख्शी है, इसके बदले में हमेशा तुम्हारी खिदमत करूंगी, मर्सी ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। कोई बात नहीं मर्सी, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है, मास्टर चीफ ने कहा और मर्सी ने मुसर्रत भरे अंदाज में सर हिला दिया। इमरान की आंखें खुली।
तो पहले तो कुछ देर तक उसके ज़हन पर धुंध सी छाई रही, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसका शऊर बेदार होता चला गया। इसने होश में आते ही बेख्तियार उठना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो एक बार फिर चौंक पड़ा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो एक फौलादी कुर्सी पर रॉड्स में जकड़ा हुआ है। इसके ज़हन में वो लम्हा किसी फ़िल्म की सीन की तरह उभरा, जब वो गोल किश्ती के ज़रिए दलदलें क्रॉस के जोसेफ और जोआना के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा था कि अचानक ऊपर से चटक की आवाज़ के साथ ही सुर्ख रोशनी की धार उस पर पड़ी थी। इसके साथ ही इसने एक तवील सांस लिया और इधर-उधर देखा, तो इसके लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट तैर गई, क्योंकि इस बड़े हॉल में दीवार के साथ फौलादी कुर्सियों की एक तवील कतार मौजूद थी, जिसमें इमरान के साथियों जोसेफ और जवाना के साथ-साथ कर्नल फरीदी, कैप्टन हमीद, एक एशियाई लड़की और एक टॉबली नेग्रो भी कुर्सियों पर जकड़े बैठे थे, और इनकी गर्दनें ढलकी हुई थीं और जिस्म ढीले पड़े हुए थे। इसी लम्हे इसे कर्नल फरीदी के जिस्म में हरकत के तासुरात महसूस हुए, तो वह बेख्तियार मुस्कुरा दिया। चंद लम्हों बाद कर्नल फरीदी के जिस्म को हल्का सा झटका लगा और इसकी आंखें खुल गईं। जहाँ पीरो मुर्शद बेबस हो जाएं, वहाँ बेचारा मुरीद क्या कर सकता है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कर्नल फरीदी ने चौंक कर गर्दन मोड़ी और उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। इसने इधर-उधर देखा। मेरा ख्याल है कि हम लाहिमा की बजाय किसी बड़े शहर में हैं। कुछ देर बाद कर्नल फरीदी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। बड़े शहर में? लेकिन टॉबी फॉरेस्ट में तो कोई बड़ा शहर है ही नहीं। आपको ये ख्याल कैसे आ गया? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, तो कर्नल फरीदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इस हॉल की साख्त बता रही है कि ज़ेर ज़मीन इमारत का हिस्सा नहीं है, और ऐसा हॉल बहरहाल लाहिमा में नहीं हो सकता, जिसमें इस तरह फौलादी कुर्सियाँ भी मौजूद हों, टॉर्चिंग का सामान भी हो और हॉल साउंड प्रूफ भी हो। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें लाहिमा से किसी बड़े शहर में लाया गया है। हो सकता है कि बगौरा में हो या दारुल हुकूमत गम्बाको में। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया, तो इमरान ने एक तवील सांस लिया। वाकई जाए उस्ताद खाली होती है। आपने एक लम्हे में ये सब कुछ सोच लिया, जबकि मेरे जहन में ये ख्याल ही ना आया था। इमरान ने कहा, वो वाकई महसूस कर रहा था कि कर्नल फरीदी का तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है। और ये भी बता दूं कि हम किसी खातून की कैद में हैं, या हमें कैद करने वाली या हमें कैद करने वालों में कोई खातून भी शामिल है। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इमरान की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। शायद बेहोशी के दौरान आपकी जोन बदल गई है और आप कर्नल फरीदी के बजाय शर्लक होम्स बन गए हैं। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, तो कर्नल फरीदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ये बात नहीं है, और ना मैं ये बातें तुम्हें सुनाने के लिए कह रहा हूँ। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में मामलात को समझ सकते हो। मैं दरअसल ये सोच रहा हूँ कि हम किसकी कैद में हैं, ताकि आइंदा की सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से सोचा जा सके। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। लेकिन मेरा ख्याल और है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या? कर्नल फरीदी ने चौंक कर पूछा। जब से मिस माहलका आपके साथ शामिल हुई हैं, आपको औरत की खुशबू की पहचान हो गई है। अब भी ला महाला आपको किसी औरत की खुशबू ही महसूस हुई होगी। इमरान ने कहा, तो कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। ये बात नहीं है, बल्कि ये फर्श पर गिर्द की वजह से जूतों के मध्यम से निशानात मौजूद हैं। इनमें एक निशान नुस्वानी जूते का भी है। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। और इस निशान से आपने ये भी मालूम कर लिया होगा कि ये औरत है या लड़की, इसका कद कितना है, कौमियत क्या है, जिस्मानी तौर पर ये दुबली पतली है या भारी भरकम, इसके बाल किस रंग के हैं, वगैरह वगैरह। आप वाकई शर्लक होम्स बनते जा रहे हैं। इमरान ने कहा, तो कर्नल फरीदी एक बार फिर बेख्तियार हंस पड़ा। बताया तो जा सकता है, लेकिन इतनी तफसील की ज़रूरत नहीं है। बस यूँ समझ लो कि तुम्हारी मिस जूलिया जैसी ही है। कर्नल फरीदी ने कहा, तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। और फिर इससे पहले कि इनके दरमियान कोई और बातचीत होती, कमरे का दरवाज़ा खुला और दो आदमी अंदर दाखिल हुए। क्या मतलब? ये तुम दोनों खुद ब खुद कैसे होश में आ गए? इन दोनों ने इमरान और कर्नल फरीदी को होश में देखकर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए ताकि बहस कर सकें कि हम किस किस्म की खातून की कैद में हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि तुम मैडम मर्सी की वजह से यहाँ ले आए गए हो? क्या मतलब? क्या तुम शुरू से ही होश में थे? मगर इस आदमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। लीजिए कर्नल फरीदी, आप पास हो गए, और साथ ही मर्सी यानी माफ़ी भी मिल गई। इमरान ने कहा, तो कर्नल फरीदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया।
हम मखसूस यानी वर्जिशों के आदी हैं, इसलिए हम खुद ब खुद होश में आ गए हैं। तुम हमारी फिक्र ना करो और हमारे साथियों को भी होश में ले आओ। कर्नल फैदी ने उनसे मुखातिब होकर कहा, चलो बर्टी, बाकियों को होश में ले आओ। मैं जाकर मास्टर चीफ और मैडम मर्सी को इत्तला करता हूँ। पहले आदमी ने कहा। एक मिनट ठहरो मार्शल, इकट्ठे चलते हैं, दूसरे आदमी ने कहा और इसके साथ ही इसने आगे बढ़कर हाथ में पकड़ी हुई नीले रंग की और लंबी गर्दन वाली बोतल का ढक्कन उठाया और बोतल को इमरान के साथ बैठे हुए जवाना की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने बोतल हटा ली और उसके साथ बैठे हुए जोसेफ की नाक से लगा दी। फिर उसने कर्नल फैदी के साथ मौजूद कैप्टन हमीद, माहलका और सबसे आखिर में मौजूद टोबी कबायली तुसाको की नाक से लगा दी और फिर चंद लम्हों बाद बोतल हटाकर उसने उसका ढक्कन बंद किया और वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वो दोनों कमरे से जा चुके थे, जबकि इमरान और कर्नल फैदी दोनों के साथी एक एक करके होश में आते चले गए। इमरान ने इस दौरान पैर को पीछे की तरफ मोड़ा, लेकिन नीचे से कुर्सी बंद थी। इसकी नज़रें सामने दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड पर जम गईं, जिस पर सबसे निचले हिस्से पर सुर्ख बटनों की एक तवील कतार मौजूद थी। इन कुर्सियों का सिस्टम स्विच पैनल से मुंसलिक है, कर्नल फैदी ने इमरान की नज़रों को देखते हुए कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। मास्टर, हम कहाँ हैं? अचानक जवाना ने पूछा। मादाम मर्सी और मास्टर चीफ की कैद में, इमरान ने जवाब दिया और इसी लम्हे दरवाज़ा एक बार फिर खुला और वही पहले वाले दो आदमी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने दो कुर्सियां उठाई हुई थी और फिर दोनों कुर्सियां उन्होंने इनके सामने रख दी और फिर पीछे हटकर वो दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। इनमें से एक स्विच पैनल के बिल्कुल सामने खड़ा था। इस लम्हे दरवाज़ा खुला और एक उधेड़ उम्र एक्रीमी आदमी और एक खूबसूरत एक्रीमी लड़की यके बाद दीगरे अंदर दाखिल हुए और इमरान ने इस लड़की को देखकर दिल ही दिल में कर्नल फैदी के सही तज्जिए की दाद दी, क्योंकि लड़की वाकई जूलिया जैसे कद की और जसामत की थी। क्या वाकई तुम मास्टर चीफ हो? तुम्हारा नाम ब्रुक है ना? कर्नल फैदी ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा और फिर से गौर से उस उधेड़ उम्र को देखा और दूसरे लम्हे वो उसे पहचान गया। वो वाकई ब्रुक था, जो तवील अरसे से तक ग्रेटलैंड और क्रीमियन एजेंसियों का सीक्रेट एजेंट रहा था और कई बार इमरान का इससे टकराव हो चुका था। हाँ, मैं ब्रुक हूँ, डेथ सर्कल का मास्टर चीफ, और ये मर्सी है मेरी असिस्टेंट, ब्रुक ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यहाँ तो अभी और कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं। तुमने ख्वामख्वाह इन बेचारों से कुर्सियाँ उठवाई, इमरान ने कहा तो ब्रुक और मर्सी दोनों चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगे। हम बगौरा में हैं या गम्बाको में? कर्नल फैदी ने ब्रुक से मुखातिब होकर पूछा तो ब्रुक और मर्सी दोनों चौंक पड़े। इनके चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। ये अंदाज़ा तुमने कैसे लगा लिया कर्नल फैदी? तुम लोग तो मुसलसल बेहोश रहे हो, ब्रुक ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो मेरे सवाल का जवाब दो, फिर वजाहत कर दूंगा, कर्नल फैदी ने मुस्कुराते हुए कहा। बगौरा में मर्सी की जिद थी कि तुम लोगों को होश में लाकर गोलियां मारी जाएं, लेकिन मैं वहां लाहेमा में तुम्हें होश में लाने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मैं तुम्हें वहां से हेलीकॉप्टर पर लेकर बगौरा आ गया हूँ, ब्रुक ने कहा। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम जैसे बैनुल-अक़वामी सतह पर मशहूर एजेंटों की मौत मेरे हाथों होगी? अचानक मर्सी ने कहा। एक बार एक नजूमी ने मुझे बताया था कि मेरी मौत किसी औरत के हाथों आएगी, लेकिन इसके साथ ये भी कहा था कि वो औरत इंतहाई बदशक्ल और बदसूरत होगी, जबकि तुम तो माशाल्लाह चंदे आफ्ताब और चंदे महताब हो। इसलिए मजबूरी है मिसेस मर्सी, ब्रुक, मेरी मौत बहरहाल तुम्हारे हाथों नहीं हो सकती, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा तो मर्सी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस तारीफ का शुक्रिया इमरान, लेकिन जिस नजूमी ने तुम्हें बताया है उसने बहरहाल तुम्हें गलत बताया है, इससे खूबसूरत कहा होगा। और दूसरी बात यह कि मैं मिसेस ब्रुक नहीं हूँ, मेरा नाम मिस मर्सी है, मर्सी ने हंसते हुए कहा। अब तुमने ये बातें शुरू कर दी, अब मजीद वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन पिस्टल निकालो और इन पर फायर कर दो, अचानक ब्रुक ने तेज़ लहजे में कहा। शायद वो इमरान की मर्सी की तारीफ और मर्सी के जवाब से चिढ़ गया था। क्या आप कन्फर्म हो गए हैं कि ये असल कर्नल फैदी और इमरान है? मर्सी ने जवाब दिया। हाँ, जिस तरह इन्होंने मुझे पहचान लिया है, इसमें कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहा, ब्रुक ने जवाब दिया। एक मिनट ब्रुक, हम बेबस हैं, इसलिए जब चाहो हम पर फायर कर खोल सकते हो। तुम इतना बता दो कि ग्रीन डेथ की तैयारी और इसके इस्तेमाल में अभी कितना अरसा बाकी है, अचानक कर्नल फैदी ने संजीदा लहजे में कहा। सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, फिर जासिम ग्रीन डेथ लेबॉर्ट्री से पूरी दुनिया में के मुस्लिम ममालिक में पहुंचा दिए जाएंगे। ये वक्त भी इसलिए लगना है कि तमाम मुस्लिम ममालिक की आबो हवा, मौसम और जोग्राफियाई हालात को सामने रखकर
ऐसे जासीम तैयार करने पड़ रहे हैं जो हर मुल्क में यकसा तौर पर काम कर सकें और अब काफ़ी काम मुकम्मल हो चुका है। थोड़ा सा बाकी रह गया है, लेकिन ये यकीन रखो कि तुम या इमरान बहरहाल इन जरसूमों की बजाय मर्सी के मशीन पिस्टल की गोलियों से ही हलाक होगे। ब्रुक ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, अब वाकई इन्हें मर जाना चाहिए। मर्सी ने कहा और जैकेट की जेब से इसे मशीन पिस्टल निकाल लिया। इमरान ने अपने दाएं पैर को गैर महसूस तौर पर हरकत दी और कर्नल फरीदी जो इमरान के पैर की तरफ देख रहा था यकलख्त माहलका की तरफ मुड़ा। खबरदार माहलका, अभी नहीं, अभी कोई हरकत मत करना। कर्नल फरीदी ने यकलख्त माहलका की तरफ देखते हुए चीखकर कहा। तो ब्रुक और मर्सी दोनों ने बेख्तियार चौंक कर मालका की तरफ सर घुमाए ही थे कि इमरान की लात बिजली की सी तेजी से हरकत में आई और दूसरे लम्हे इसका जूता बंदूक से निकलने वाली गोली की तरह स्विच पैनल के सामने खड़े हुए आदमी के सीने में लगा और वह आदमी चीखता हुआ पीछे दीवार में मौजूद स्विच पैनल से टकराया और इसके साथ ही खटाक खटाक की आवाज़ों के साथ ही चार कुर्सियों के रॉड्स हट गए। इस आदमी की चीख की वजह से ब्रुक और मर्सी ने बिजली की सी तेजी से मुड़कर उसकी तरफ देखा ही था कि कर्नल फरीदी और इमरान इन पर झपट पड़े और दूसरे लम्हे मर्सी के हाथ से मशीन पिस्टल निकला और इसके साथ ही कमरा मशीन पिस्टल की फायरिंग और ब्रुक के साथियों की चीखों से गूंज उठा, जबकि कर्नल फरीदी ने ब्रुक को गर्दन से पकड़कर हवा में उछालकर नीचे फेंक दिया था और ब्रुक फर्श पर पड़ा बुरी तरह हाथ पैर मार रहा था। मर्सी की हालत देखने वाली हो गई थी। वो अभी तक कुर्सी पर बैठी इस तरह इधर उधर देख रही थी जैसे इसकी बीनाई अचानक चली गई हो। आप इन दोनों का ख्याल रखें, मैं बाहर देखता हूँ, इमरान ने कहा और बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ बैरूनी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। इसके साथ ही कैप्टन हमीद और टुसाको भी उछल कर खड़े हुए। चूंकि ये सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ था कि वो वैसे ही बैठे के बैठे रह गए थे। हालांकि इन कुर्सियों के रॉड्स भी खुल चुके थे। ये क्या है? ये सब क्या है? ये तुम कैसे रिहा हो गए? अचानक मर्सी ने हजियानी अंदाज में कहा और उठ खड़ी हुई। खामोश बैठी रहो, वरना गर्दन तोड़ दूंगा, कर्नल फरीदी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो मर्सी एक झटके से वापस कुर्सी पर बैठ गई। इसका जिस्म बेख्तियार कांपने लग गया था। यूं लगता था जैसे कर्नल फरीदी की आवाज़ ने उस पर दहशत तारी कर दी हो। जबकि ब्रुक बेहोश हो चुका था। इसके दोनों साथी हलाक हो चुके थे। कर्नल फरीदी ने स्विच पैनल पर बाकी बटन पुश किए तो बाकी अफराद की कुर्सियों के रॉड्स भी गायब हो गए थे और वो भी तेजी से उठ खड़े हुए। तुम तुम जादूगर हो, तुम जादूगर हो, तुमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, यकलख्त मर्सी ने खौफजदा लहजे में कहा और इसके साथ ही इसके जिस्म ने जोरदार झटका खाया और फिर इसकी गर्दन ढलक गई। वो वाकई खौफ और हैरत की वजह से बेहोश हो चुकी थी। जोसेफ और जवाना तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। रुक जाओ, तुम्हारे पास असलहा नहीं है और बाहर न जाने क्या पोजीशन हो, इमरान खुद ही संभाल लेगा, कर्नल फरीदी ने इन दोनों से मुखातिब होकर कहा तो वो दोनों ठिठक कर रुक गए। कैप्टन हमीद और टुसाको, तुम इन दोनों को उठाकर कुर्सियों पर डालो और स्विच पैनल पर बटन प्रेस कर दो, कर्नल फरीदी ने कहा। हमें कहीं कर्नल साहब, ये हम कर देते हैं, जोसेफ और जवाना ने कहा और फिर जवाना ने बैक वक्त फर्श पर पड़े हुए ब्रुक और कुर्सी पर बेहोशी के अंदाज में ढलकी हुई मर्सी को बाजुओं से पकड़ा और एक झटके से ले जाकर इसने सामने पड़े हुए दो कुर्सियों पर उछाल दिया, जबकि जोसेफ ने जाकर स्विच पैनल पर बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद वो दोनों रॉड्स में जकड़े जा चुके थे। ये सब कैसे हुआ, मेरी समझ में तो अभी तक नहीं आया, मालका ने पहली बार जबान खोलते हुए कहा तो कर्नल फरीदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जब मुझे होश आया तो मुझसे पहले इमरान होश में आ चुका था। हम दोनों ही चौंके मखसूस जहनी वर्जिशों के आदी हैं, इसलिए हमारे जहन बेहोशी के खिलाफ मुसलसल मज़ाहिमत करते रहते हैं और फिर जैसे ही गैस या दवा का असर कदरे कमज़ोर पड़ता है हम होश में आ जाते हैं। हमने होश में आने के बाद जब सूरत हाल का जायज़ा लिया तो हमने देखा कि कुर्सियों के रॉड्स का सिस्टम दीवार के साथ लगे हुए स्विच पैनल से मुंसलिक है। वहाँ पैनल पर सुर्ख रंग के पुश बटन्स लगे हुए हैं। इसके बाद जब ब्रुक और मर्सी अंदर आए तो उनसे पहले इनके लिए कुर्सियां उठाकर लाने वाले वो दोनों आदमी दरवाजे के पास खड़े हो गए और मैंने भी देख लिया और इमरान ने भी कि इनमें से एक आदमी बिल्कुल स्विच पैनल के सामने खड़ा था। इसका जिस्म स्विच पैनल से एक कदम आगे था। चुनाचा हम दोनों ने अपने बचाव का एक ही तरीका सोचा। फिर मैंने इमरान को ब्रुक और मर्सी के साथ गुफ्तगू के दौरान गैर महसूस तौर पर अपने दाएं पैर का जूता उतारते देख लिया था। मैं समझ गया कि इमरान क्या करना चाहता था। चूंकि इमरान की कुर्सी जिस जगह पर थी वहां से स्विच पैनल के सामने खड़े हुए आदमी के सीने पर जूता बआसानी मारा जा सकता था,
इसलिए मैंने इमरान को ये कोशिश करनी थी। फिर जब मर्सी ने मशीन पिस्टल निकाला तो मैंने इमरान की टांग को गैर महसूस अंदाज में हरकत में आसे आते देख लिया था। लेकिन मुझे खतरा था कि मर्सी कहीं फायर ना खोल दे, और इसकी और ब्रुक की तवज्जो हटाने के लिए मैंने यकलख साइड पर बैठी हुई मालका को रुकने के लिए कहा, और इमरान ने इस मौके से फ़ायदा उठा लिया। इसकी टांग हरकत में आई और इसका जूता स्विच पैनल के सामने खड़े आदमी के सीने के ऊपर वाले हिस्से पर पूरी कुवत से पड़ा। नतीजा ये कि ज़रब लगने से वो लड़खड़ाता हुआ पीछे जा गिरा, और इसके कांधों का निचला हिस्सा स्विच पैनल के इन सुर्ख पुश बटनों से टकराया, जिसका नतीजा ये निकला कि 4 बटन पुश हो गए और 4 आदमी, जिनमें इमरान और मैं भी शामिल था, रॉड्स की गिरफ्त से आज़ाद हो गए। इमरान ने मर्सी के हाथ से मशीन पिस्टल छीनकर इन दोनों आदमियों पर फायर खोल दिया, जबकि मैंने ब्रुक को उठाकर फर्श पर इस अंदाज में पटका कि इसकी गर्दन में बल आ गया और वो बेहोश हो गया। इस तरह हम इन रॉड्स की गिरफ्त से आज़ाद हो गए। कर्नल फैदी ने मालका के चेहरे पर इंतहाई हैरत देखकर इसे पूरी तफसील बता दी। हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज, मर्सी का कहना सच है। ये तो वाकई जादूगर है। मेरे तस्वुर में भी ना था कि ऐसा हो सकता है। वेरी स्ट्रेंज, मालका ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। इमरान में यही खूबी है कि वो ना सिर्फ बर वक्त फैसला करता है, बल्कि इस पर अमल भी कर लेता है। अगर वो अहमकाना बातें ना करे तो यकीनन मैं भी इसकी तारीफ करना शुरू कर दूं। कैप्टन हमीद ने कहा। तो कर्नल फैदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और इमरान अंदर दाखिल हुआ, और वो सब चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगे। अरे, यहाँ तो बाकायदा मीटिंग हो रही है। क्या हुआ? क्या कोई फैसला हो गया कि नहीं? इमरान ने अंदर दाखिल होते ही कहा। कैसा फैसला? मालका ने हैरत भरी लहजे में कहा। अरे, वही जिसके नतीजे में हमें छुआरे खाने को मिलेंगे और बाकायदा दावत वलीमा भी होनी है। इमरान ने जवाब दिया तो मालका के चेहरे पर हैरत के तासुरात मजीद गहरे हो गए। फजूल बातें करने की बजाय ये बताओ कि बाहर क्या पोजीशन है? कर्नल फरीदी ने गुस्सीले लहजे में कहा। बाहर 2 गवाह मौजूद थे और वो बेचारे गवाही देने के लिए परेशान थे। मैंने सोचा कि जब हम गवाही देने के लिए तैयार हैं, तो फिर इनकी क्या ज़रूरत है? इसलिए मैंने इनके नाम गवाहों की लिस्ट से काट दिए। इमरान ने कहा। कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये? कर्नल फरीदी ने पूछा। खासी बड़ी है। असलहे का एक स्टोर भी मौजूद है, लेकिन आबादी से अलग थलग है। बाहर चारों तरफ मैदान है। इमरान ने जवाब दिया तो कर्नल फरीदी ने इस बात में सर हिला दिया। इसका मतलब है मास्टर कि हमें फिर लाहिमा जाना पड़ेगा, जवाना ने कहा। जाहिर है, यहाँ बैठे बैठे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस बार हमारे पास एक मौका मौजूद है कि मास्टर चीफ हमारे पास मौजूद है, और मास्टर चीफ तो बहरहाल चीफ साहिबान का मास्टर ही होता है। इमरान ने मायने खेज नजरों से कर्नल फरीदी की तरफ देखते हुए कहा, और कर्नल फरीदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। लेकिन इसकी भी सिर्फ तुम आवाज़ इस्तेमाल कर सकते हो, जिस्मानी तौर पर इसका रूप नहीं धारा जा सकता। कर्नल फरीदी ने कहा। अपाकिशाई एजेंट और इस्लामी सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंट तो बहरहाल ख़त्म हो गए, इसलिए अब इनकी तरफ से कोई ख़तरा बाकी नहीं रहा। इसलिए अब अगर मास्टर चीफ साइंसदानों की एक जमात भिजवाए तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? इमरान ने कहा तो कर्नल फरीदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ठीक है, कोशिश कर देखो, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ब्रुक वहाँ से आते हुए लामहला कोई ना कोई कोड लेबॉर्ट्री वालों के साथ तय कर आया होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि वो तुमसे बेहद खौफजदा था। कर्नल फरीदी ने कहा। पीरो मुर्शद की मौजूदगी में बेचारे मुरीद से किसने खौफजदा होना है? बहरहाल, आपका ख्याल दुरुस्त भी हो सकता है। फिर इसे होश में लाया जाए ताकि इससे पूछगिछ की जा सके। इमरान ने कहा तो कर्नल फरीदी ने इस बात में सर हिला दिया। जोसेफ, जवाना, तुम दोनों बाहर जाकर पहरा दो, और यहाँ एक कमरे में मौजूद है, वो यहाँ पहुँचा दो। हो सकता है कि कोई कॉल आए और वो लोग मशकूक हो जाएं। इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। कैप्टन हमीद, तुम टुसाको को साथ लेकर जोसेफ और जवाना का साथ दो। हमें चारों तरफ से होशियार रहना चाहिए। कर्नल फरीदी ने कहा। और माहलका, क्या ये यहीं रहेगी? कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये बहरहाल खातून है। कर्नल फरीदी ने कहा। आपके इस लफ्ज़ बहरहाल का भी जवाब नहीं, इमरान ने हंसते हुए कहा, तो कर्नल फरीदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। आपकी मेहरबानी कर्नल साहब, मैं खुद यहाँ ठहरना चाहती थी ताकि आपका इस ब्रुक से पूछगिछ का अंदाज देख सकूं। मैं तो बहरहाल सीखने के लिए ही साथ आई हूँ, मालका ने जवाब दिया। लीजिए, दूसरा बहरहाल भी सामने आ गया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और आगे बढ़कर इसने ब्रुक का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब इसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो इमरान ने हाथ हटा लिए
और फिर साथ ही कुर्सी पर बैठी हुई मर्सी का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब इसके जिस्म में भी हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो इमरान पीछे हट गया। ये आप क्या कर रहे थे? महलका ने हैरान होकर पूछा। ये इमरान और इसके साथियों का खास तरीका है। ये गैस के अलावा बेहोश होने वालों को होश में लाने के लिए इसका सांस बंद कर देते हैं। इस तरह इनके आसाब में दिफाई तहरीक पैदा हो जाती है और इन्हें होश आना शुरू हो जाता है तो ये हाथ हटा लेते हैं। लेकिन ये खास महारत का काम है, वरना बेहोश शख्स मर भी सकता है। कर्नल फरीदी ने वजाहत करते हुए कहा। मैं एक और कुर्सी ले आऊं, वरना मेरी कमज़ोर टांगें जल्दी जवाब दे जाएंगी, इमरान ने कहा और तेज़ी से मुड़ने ही लगा था कि जोसेफ कुर्सी उठाए अंदर दाखिल हुआ। बॉस, ये आपके लिए है, जोसेफ ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। शुक्रिया, इमरान ने कहा और इसके हाथ से कुर्सी लेकर पहले से मौजूद दोनों कुर्सियों के साथ रख दी। जोसेफ जैसा साथी किस्मत वालों को ही नसीब होता है, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। हो सकता है चांद जैसे चेहरे वाले ज़्यादा अच्छे साथी साबित हों, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गया। तुम बाज नहीं आओगे। कर्नल फरीदी ने कुर्सी पर बैठते हुए इमरान को गुस्सीली नज़रों से देखा। जाहिर है इतनी बात तो वो भी समझता था कि महलका का मतलब चांद जैसे चेहरे वाली होता है। आपका क्या ख्याल है मिस महलका? क्या मैंने गलत बात की है? इमरान ने महलका से मुखातिब होकर कहा। जाहिर है इस जैसा ढीठ कहाँ इतनी आसानी से बाज आने वाला था। इमरान साहब, आइंदा आप इस किस्म का मजाक ना किया करें, इससे हमारी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। मुझे किसी से ज़बरदस्ती मुंसलिक होने का कोई शौक़ नहीं है और फिर कर्नल फरीदी साहब को मैं अपना बड़ा भाई समझती हूँ, मालका ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इसीलिए तो कहता हूँ कि मजरूह होने से इज्जत नफ्स को बचा लें। जहाँ तक बड़ा भाई होने का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं, दो बोलों से पहले तो यही रिश्ता होता है। इमरान ने जवाब दिया तो मालका ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को रोक रही हो। इसी लम्हे ब्रुक और मर्सी दोनों ही कराहते हुए होश में आ गए तो वो सब इनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। ब्रुक ने होश में आते ही बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो रॉड्स में जकड़ा हुआ है तो इसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। ये ये किस तरह हो गया है? ये किस तरह हुआ है? मर्सी ने होश में आते ही लाशऊरी तौर पर वही अल्फाज दोहराए जिन्हें दोहराते हुए वो हैरत की शिद्दत से बेहोश हो गई थी। ये सब तुम्हारी हिमाकत का नतीजा है। मैंने तुम्हें कहा था कि ये लोग होश में आते ही सिचुएशन बदल देंगे, लेकिन तुमने जिद कर दी शुरू कर दी। ब्रुक ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में मर्सी से कहा। अरे अरे, आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पेशे में ऐसा होता रहता है। हमें भी तो तुम लोगों ने बड़ी आसानी से हिट कर लिया था, लेकिन हमने तो कोई शिकायत नहीं की, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, फिर ये कैसे हो गया? अब मुझे ये तो मालूम नहीं था कि ये जादूगर हैं या इनके पास माफूकल फितरत कुव्वतें हैं, मर्सी ने जवाब देते हुए कहा। ब्रुक, तुम मुझे और इमरान को अच्छी तरह जानते हो, इसलिए तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम हमारे साथ खुद ही ताउन करो। हमने बहरहाल तुम्हारी ग्रीन डेथ लेबोरेटरी को तबाह करना ही है, लेकिन हम तुमसे ये नहीं कहते कि तुम हमारे साथ शामिल होकर उसे तबाह कराओ। हमारा मकसद इतना है कि तुमसे जो पूछा जाए वो बता दो, वरना दूसरी सूरत में ये बात तुम्हें मालूम है कि जो हमने पूछना है वो बहरहाल तुम्हें बताना ही पड़ेगा, कर्नल फरीदी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। कर्नल फरीदी, तुम और इमरान चाहे कितना भी जोर क्यों ना लगा लो, ग्रीन डेथ लेबोरेटरी तुम तबाह ना कर सकोगे। इसके इंतजामात इस किस्म के हैं कि अगर मैं भी इन इंतजामात के खिलाफ हुक्म दूँ तो मेरा हुक्म भी तस्लीम नहीं किया जाएगा, ब्रुक ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम सिर्फ इतना बता दो कि जब तुम वहाँ हमें लेकर वहाँ से चले थे तो तुमने लेबोरेटरी के इंचार्ज पॉल मैकारे को क्या हिदायत की थी, इमरान ने कहा। मैंने क्या हिदायत देनी है? वहाँ इंतहाई जदीद तरीन मास्टर कंप्यूटर नस्ब है और इसमें सब कुछ पहले से फीड है। ना इसे मेरी हिदायत की ज़रूरत है और ना पॉल मैकारे कुछ कर सकता है, ब्रुक ने जवाब दिया। तुम पॉल मैकारे से क्या कहकर आए थे, इमरान ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने इसे क्या कहना था, मैं तुम लोगों की खातिर वहाँ गया था और तुम लोगों को लेकर वापस आ गया, ब्रुक ने जवाब दिया। लेकिन पॉल मैकारे को भी तो तुमने हमारी वजह से ही ब्लू हेवन क्लब से वहाँ भेजा था, फिर क्या तुम उसे भी अपने साथ ले आए हो, इमरान ने कहा तो ब्रुक बेख्तियार चौंक पड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे उसने अपने आप को संभाल लिया। नहीं, वो वहीं है, जब तक टारगेट मुकम्मल नहीं हो जाता वो वहीं रहेगा, ब्रुक ने जवाब दिया। इस तरह वक्त ज़ाया ही होगा इमरान, मास्टर चीफ की बजाय क्यों ना मर्सी से बात की जाए, मुझे यकीन है कि मर्सी हमसे ताउन करेगी, कर्नल फरीदी ने कहा।
ठीक है, फिर इसे फारिग कर दे। ये तो जाकर फरिश्तों को हिसाब किताब दे। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और जेब से मशीन पिस्टल निकालकर इसे हाथ में पकड़ लिया। रुक जाओ, मत मारो, मैं बताती हूँ। पॉल मैकारे हमारे साथ आया है। अब वहाँ एल्बर्ट इंचार्ज है। मर्सी ने यकलख चीखते हुए कहा। पॉल मैकारे के बारे में तो मुझे मालूम हो गया था, क्योंकि ब्रुक के चौंकने से ही मैं समझ गया था। अलबत्ता एल्बर्ट के बारे में बताकर तुमने इसकी ज़िंदगी के कुछ लम्हे बढ़ा दिए हैं। अब ये बता दो कि इसके एल्बर्ट के साथ क्या कोड तय हुए थे। इमरान ने जवाब दिया तो ब्रुक और मर्सी दोनों ही चौंक पड़े। तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि ब्रुक ने कोड तय किए थे? मर्सी ने हैरान होकर कहा। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। जो तुमसे पूछा जा रहा है वो बताओ। इमरान का लहजा यकलख सर्द हो गया। कोई कोड तय नहीं हुआ, ब्रुक ने मर्सी के बोलने से पहले ही कहा। लेकिन दूसरे लम्हे इमरान ने ट्रिगर दबा दिया और तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही गोलियां ब्रुक के दोनों कानों के करीब से गुजर गईं और अकबी दीवार से टकराकर नीचे गिर गईं। और ब्रुक और मर्सी दोनों के चेहरे यकलख जर्द हो गए। ये आखिरी वार्निंग है। बोलो, क्या कोड तय हुए थे? और ये भी सुन लो कि जो कुछ तुम कहोगे उसे कंफर्म भी करना होगा। इमरान का लहजा पहले से भी ज्यादा सर्द हो गया। अगर मैं बता दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? ब्रुक ने होंठ चबाते हुए कहा। इसका फैसला कर्नल फरीदी करेंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मेरा वादा कि अगर तुम बता दो तो मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा। कर्नल फरीदी ने फौरन ही कहा। हाँ, मैंने कोड तय किए थे, क्योंकि मेरे जहन में खदशा मौजूद था कि होश में आते ही आप लोग सिचुएशन बदल भी सकते हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि इमरान के मुतालिक मशहूर है कि वो दुनिया के हर आदमी की आवाज़ और लहजे की कामयाब नकल कर लेता है। इसलिए मैंने एल्बर्ट को कह दिया था कि आइंदा इसके और मेरे दरमियान बातचीत से पहले कोड दोहराया जाएगा। लेकिन ये बता दूं कि ऐसा सिर्फ एल्बर्ट के साथ हो सकता है, वरना लेबॉर्ट्री के किसी और आदमी के साथ अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसके लिए कोड की ज़रूरत नहीं है। मास्टर कंप्यूटर में मेरी आवाज़ फीड है और मास्टर कंप्यूटर नकली आवाज़ पहचान लेता है। ब्रुक ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। क्या कोड तय किया था एल्बर्ट के साथ? इमरान ने पूछा। मैं वाइट हॉर्स कहूँगा तो वह जवाब में ब्लैक हॉर्स कहेगा, ब्रुक ने जवाब दिया। ग्रीन डेथ लेबॉर्ट्री के इंचार्ज साइंसदान का क्या नाम है? इमरान ने पूछा। डॉक्टर वॉकर। पूरा नाम डॉक्टर डेविड वॉकर है, ब्रुक ने जवाब दिया। मास्टर कंप्यूटर कॉल के लिए जनरल फ्रीक्वेंसी क्या है? इमरान ने पूछा तो ब्रुक ने जनरल फ्रीक्वेंसी बता दी। मास्टर कंप्यूटर का नंबर क्या है? इमरान ने पूछा। स्पेशल RX11, ब्रुक ने जवाब देते हुए कहा। मेरा इंटरव्यू ख़त्म। अब कर्नल फरीदी साहब जाने और तुम जानो। मुझे इजाज़त। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मैं तुम दोनों को अपने वादे के मुताबिक जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ, और ये भी वादा कि ब्लू हेवन क्लब कॉल करके पॉल मैकारे को बता दूंगा कि तुम यहाँ इस हालत में मौजूद हो। लेकिन इसके बाद अगर तुमने या तुम्हारे किसी साथी ने हमारे खिलाफ एक्शन लिया तो फिर नतीजा भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। कर्नल फरीदी ने उठते हुए कहा। ठीक है, मेरा वादा कि मैं खुद कोई एक्शन नहीं लूंगा, ब्रुक ने जवाब दिया। आओ मालका, कर्नल फरीदी ने मालका से मुखातिब होकर कहा, जो कर्नल साहब के साथ ही कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। और फिर वो तीनों खामोशी से मुड़ गए। कर्नल साहब, प्लीज़ सिर्फ इतना तो बता दें कि आप लोगों ने सिचुएशन कैसे बदल ली, वरना सोच सोच कर मेरा दिमाग फट जाएगा। मर्सी ने इल्तिजा भरे लहजे में कहा तो कर्नल फरीदी ने उसे वही बात बता दी जो इससे पहले वो मालका को बता चुका था। और मर्सी के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात फैलते चले गए और कर्नल फरीदी मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि इमरान पहले ही बाहर जा चुका था। अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कर्नल फरीदी ने सिटिंग रूम के अंदाज में सजे हुए कमरे में पहुंचते हुए कहा, जहां इमरान दीवार में लगी हुई एक अलमारी खोलने की में मसरूफ था। आप अपनी बात करें पीरो मुर्शद। जाहिर है मेरा तो काम तो पीरो मुर्शद के हुक्म की तामील ही है। इमरान ने अलमारी में से एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकालकर मुड़ते हुए मुस्कुराकर कहा। इसी लम्हे कैप्टन हमीद भी अंदर आ गया। क्या वो दोनों खत्म हो गए? कैप्टन हमीद ने कर्नल फरीदी से पूछा। नहीं, मैंने उनसे वादा किया था कि उन्हें जिंदा छोड़ दूंगा, इसलिए मैंने उन्हें जिंदा छोड़ दिया है, कर्नल फरीदी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। लेकिन मैंने तो वादा नहीं किया, कर्नल हमीद ने मुड़ते हुए कहा। रुक जाओ, अभी इमरान को इनकी जिंदगी की जरूरत है, कर्नल फरीदी ने सख्त लहजे में कहा तो कैप्टन हमीद बेख्तियार रुक गया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, कैप्टन हमीद ने हैरान होते हुए कहा। बैठ जाओ, कर्नल फरीदी ने कहा तो कैप्टन हमीद खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया, जबकि इमरान सामने मेज पर ट्रांसमीटर रखे बैठा मुस्कुरा रहा था। हाँ, तो तुम चाहते हो कि मास्टर कंप्यूटर में गड़बड़ करा कर लेबोरेटरी को तबाह कर दो। लेकिन जिस नंबर का मास्टर कंप्यूटर बताया गया है
ये गड़बड़ कर ही नहीं सकता। कर्नल फैदी ने इमरान से मुखातिब होकर कहा तो इमरान के चेहरे पर हकीकी हैरत के तासुरात उभर आए। ये फैसला आपने कैसे कर लिया कर्नल साहब? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। इसलिए कि स्पेशल मास्टर कंप्यूटर का मतलब यही होता है कि ऐसा मास्टर कंप्यूटर अपनी गलतियों की खुद ही इस्लाह कर लेता है, इसलिए इससे गलती मुमकिन हो ही नहीं सकती। कर्नल फैदी ने जवाब दिया। लेकिन अगर इसकी बुनियादी फीडिंग कोड में तब्दीली कर दी जाए फिर? इमरान ने कहा तो कर्नल फैदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसका मतलब है कि तुम्हें RX के बारे में इल्म ही नहीं है। ये खसूसी साख्त का मास्टर कंप्यूटर है जिसे एक्रीमिया की अटासान कंप्यूटर लेबॉर्ट्री ने अभी हाल ही में इजाद किया है। गो इसे चौंके एक्रीमिया ने दिफाई मकासद के लिए रिजर्व कर लिया है, इसलिए इसके पेपर्स को ओपन नहीं किया गया। लेकिन अटासान लेबॉर्ट्री में इस पर बुनियादी काम करने वाला साइंसदान मुसलमान है और वो मिस्र का रहने वाला है और इसका नाम डॉक्टर ज़ियाद है। और इत्तेफाक से डॉक्टर ज़ियाद से मेरी मुलाकात चंद माह पहले हुई। मैं एक काम से मिस्र गया तो वो भी अपने घर आया हुआ था। इससे होटल में इत्तफाकन मुलाकात हो गई। चूँकि इसे भी मालूम है कि मुझे खुसूसी तौर पर कंप्यूटर फील्ड में दिलचस्पी है, इसलिए इसने मुझे इस बारे में तफसीलात बताईं। कर्नल फैदी ने जवाब देते हुए कहा। क्या ख़ास बात है RX में? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में पूछा। इसमें फीडिंग की नहीं होती, इसलिए फीडिंग कोड किसी तरह भी मालूम नहीं किए जा सकते। इसमें फीडिंग डिस्क अलहदा डाली जाती है। कर्नल फैदी ने जवाब दिया तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। हों, फिर तो वाकई इंतहाई अहम और इनकलाबी इजाद है। मेरा वाकई ये ख्याल था कि मैं इसकी फीडिंग की तलाश करके इससे फीडिंग कोड मालूम करके इसमें गड़बड़ कर दूंगा। इस तरह हमारा मकसद हल हो जाएगा। इमरान ने कहा। मुझे मालूम है कि तुमने अक्सर लेबॉर्ट्रियाँ इसी अंदाज में तबाह की हैं, इसलिए जब तुमने ब्रुक से मास्टर कंप्यूटर की जनरल फ्रीक्वेंसी पूछी तो मैं समझ गया कि तुम्हारे जहन में क्या आइडिया है। और मैंने कैप्टन हमीद को इसलिए रोक लिया कि अब तुम यकीनन ब्रुक से ये मालूम करना चाहोगे कि डॉक्टर वॉकर की ज़ाती फ्रीक्वेंसी क्या है, ताकि डॉक्टर वॉकर को डील किया जाए और इसके ज़रिए मास्टर कंप्यूटर का रेड सेक्शन बंद कराया जा सकता है। इस तरह लेबॉर्ट्री के तमाम बैरूनी इंतजामात को ज़ीरो किया जा सकता है। कर्नल फैदी ने कहा तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये आइडिया मेरे जहन में नहीं था। अलबत्ता डॉक्टर वॉकर की ज़ाती फ्रीक्वेंसी मुझे मालूम है। इमरान ने जवाब दिया तो कर्नल फैदी बेख्तियार चौंक पड़ा। वो कैसे? कर्नल फैदी ने हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर वॉकर पहले एक्रीमिया की एक लेबॉर्ट्री में काम करता रहा है। इस लेबॉर्ट्री में जंगी मकासद के लिए जरासीमों पर तहकीकात हुई थी। मेरी एक बार सरदावर के ज़रिए बात हो चुकी है और इसने अपनी ज़ाती फ्रीक्वेंसी दी थी और मुझे मालूम है कि आदमी नाम की तरह अपनी ज़ाती फ्रीक्वेंसी भी आसानी से तब्दील नहीं किया करता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह वाकई, फिर ठीक है, लेकिन क्या तुम डॉक्टर वॉकर को डील कर लोगे? कर्नल फैदी ने कहा। उधर महलका हैरत भरे अंदाज में दुनिया के इन दो अजीम सीक्रेट एजेंटों की गुफ्तगू सुन रही थी। कोशिश तो की जा सकती है, इमरान ने कहा। ठीक है, करो कोशिश, लेकिन यह सोच लेना कि इस वक्त वो यहूदियों की अहम तरीन लेबॉर्ट्री का इंचार्ज है और इसे खुद भी लेबॉर्ट्री और अपनी अहमियत का बखूबी एहसास होगा। कर्नल फरीदी ने कहा तो इमरान ने असबातें सर हिलाते हुए सामने रखे ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके इसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, डॉक्टर दावर कॉलिंग डॉक्टर वॉकर फ्रॉम पाकिस्तान, ओवर। इमरान ने सर दावर के लहजे में बात करते हुए कहा तो कर्नल फरीदी के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंग गई। यस डॉक्टर वॉकर अटेंडिंग यू सरदावर। आपको मेरी ये फ्रिक्वेंसी कहाँ से मिल गई है? ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। लहजा बता रहा था कि बोलने वाला खासी उम्र का आदमी है। यह आपकी ज़ाती फ्रिक्वेंसी है और इसका मुझे इल्म था। आपने खुद ही तो अपनी ज़ाती फ्रिक्वेंसी मुझे दी हुई है, फिर आप हैरान क्यों हो रहे हैं डॉक्टर वॉकर? ओवर। इमरान के लहजे में हैरत पैदा करते हुए कहा। ओह यस, ठीक है, फरमाइए कैसे कॉल की है? ओवर। डॉक्टर वॉकर ने इस बार कदरे उलझे हुए लहजे में कहा। जाहिर है वो खुद ये ना बताना चाहता था कि वो ग्रीन डेथ लेबॉर्ट्री से बोल रहा है, इसलिए वो हैरान भी हो रहा था कि इसे सरदावर ने यहाँ कैसे कॉल कर लिया। डॉक्टर वॉकर, मैं आपको एक अहम इत्तला देना चाहता हूँ। आप दुनिया के इंतहाई मारूफ साइंसदान हैं और साइंसदानों के हल्के में आपकी इंतहाई इज्जत व तौकीर है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म का कोई गज़न पहुँचे। मुझे इत्तला मिली है कि इस्लामी सिक्योरिटी कौंसिल से मुंसलिक दुनिया का मारूफ सीक्रेट एजेंट कर्नल फरीदी आपकी इस लेबॉर्ट्री के खिलाफ काम कर रहा है,
जिसे आपने ग्रीन डेथ का नाम दिया हुआ है। ओवर। इमरान ने कहा, आपको किसने इन बातों की इत्तला दी है? आपका इन बातों से क्या कोई ताल्लुक है? ओवर। डॉक्टर वॉकर ने हैरान होकर पूछा। मेरा बराह रास्त तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाक एशिया के लिए काम करने वाला एक नौजवान अली इमरान, जो खुद भी साइंस का तालिब इल्म है, का मुझसे अक्सर राब्ता रहता है और साइंसी मामलात में वो मुझसे मशवरा करता रहता है। ऐसे ही बातों बातों में आपका जिक्र आ गया, तो इसने मुझे बताया कि कर्नल फरीदी आपके खिलाफ काम कर रहा है, और कर्नल फरीदी को ये मालूम हो गया है कि जिस लेबॉर्ट्री में आप काम कर रहे हैं, इस लेबॉर्ट्री की हिफाजत एक मास्टर कंप्यूटर कर रहा है, जिसका नंबर स्पेशल RX11 है। गो ये मास्टर कंप्यूटर इंतहाई जदीद तरीन है और सेल्फ चेकर है, लेकिन कर्नल फरीदी के ताल्लुकात तो कंप्यूटर की दुनिया के माहिर तरीन साइंसदानों से मुसलसल रहते हैं। इसे कंप्यूटर फील्ड में मालूमात हासिल करने का बेहद शौक है, इसलिए इसने इंतहाई माहिर साइंसदानों की मदद से ये मालूम कर लिया है कि इस टाइप के मास्टर कंप्यूटर में फीडिंग कीज़ नहीं हुआ करती। एक अलहदा फीडिंग डिस्क इसके अंदर फिट की जाती है। चुनाचे इसने इसकी फीडिंग में मखसूस कंप्यूटर वायरस दाखिल करने का तरीक़ाकार मालूम कर लिया है। वो मखसूस वायरस जिसे जदीद तरीन कंप्यूटर की दुनिया में बैक्स वायरस कहा जाता है। इस तरह मास्टर कंप्यूटर यकदम मुर्दा हो जाएगा और लेबॉर्ट्री के तमाम हिफाजती इंतजाम ख़त्म हो जाएंगे, और फिर वो लेबॉर्ट्री तबाह कर देगा। मुझे जब ये बात मालूम हुई कि आप इस लेबॉर्ट्री के इंचार्ज हैं, तो मुझे आपके ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ की बेहद फ़िक्र लग गई। चुनांचे मैंने ये फ़ैसला किया कि आपको इत्तला कर दूं, ताकि आप अपनी ज़ात की हद तक हिफाजत का बंदोबस्त कर लें। ओवर। इमरान ने कहा तो इस बार कर्नल फरीदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। आपका बेहद शुक्रिया सरदावर, लेकिन आप बेफिक्र रहें। मास्टर कंप्यूटर की फीडिंग में बैक्स वायरस दाखिल ही नहीं हो सकता। इसका बंदोबस्त पहले कर लिया गया है। ओवर। डॉक्टर वॉकर ने जवाब देते हुए कहा। इसी बात ने तो मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया है डॉक्टर वॉकर। ये बात तो मुझे मालूम है कि स्पेशल मास्टर कंप्यूटर कहाँ ही इससे जाता है, जिसमें कोई वायरस दाखिल नहीं हो सकता, और फिर RX11 कंप्यूटर तो जाहिर है हर लिहाज से महफूज होगा, लेकिन इसी पॉइंट को तो कर्नल फरीदी इस्तेमाल करना चाहता है। ओवर। इमरान ने कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ओवर। डॉक्टर वॉकर के लहजे में हैरत थी। आप जैसे साइंसदान को समझाने की तो ज़रूरत नहीं है डॉक्टर वॉकर, लेकिन आपका ख्याल शायद इस पहलू पर नहीं गया कि आपकी ये लेबॉर्ट्री ज़ेरे ज़मीन है और ये ज़मीन दलदली है। इसलिए इस लेबॉर्ट्री के नीचे और ऊपर ज़मीन में पानी की मिकदार आम ज़मीन से ज़्यादा होगी। इस सूरत में ज़ाहिर है इसमें क्वाइज़न यानी कशिश अत्साल भी कम होती है। इसलिए अगर इस लेबॉर्ट्री के ऊपर फ़िज़ा में कोई ऐसी चीज़ डाल दी जाए जिससे शदीद तरीन गर्मी पैदा हो जाए, तो ज़मीन में मौजूद पानी की मिकदार यकलख्त भाप बनकर फ़िज़ा में उड़ जाएगी, और इसके साथ ही यकलख्त क्वाइज़न यानी कशिश अत्साल भी बढ़ जाएगी, और इसके बढ़ते ही लामहला फीडिंग डिस्क में खुद ब खुद बैक्स वायरस पैदा हो जाएगा और फीडिंग तबाह हो जाएगी, और कर्नल फरीदी ये काम करने वाला है। अब वो फ़िज़ा में इस कदर गर्मी किस तरह पैदा करना चाहता है, इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल वो मास्टर कंप्यूटर को बेकार करके लेबॉर्ट्री तबाह कर देगा। ओवर। इमरान ने कहा। ओह ओह, वेरी बैड। मुझे दरअसल कंप्यूटर के सिलसिले में ज़्यादा मालूमात नहीं है, क्योंकि ये मेरी मखसूस फील्ड नहीं है। मैं तो जरासीमों पर काम करता हूँ। आपने बताकर मुझे इंतहाई तशवीश में मुब्तला मुब्तला कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। ओवर। डॉक्टर वॉकर के लहजे में बेहद तशवीश थी। ये तो आसान सी बात है डॉक्टर वॉकर, और मैं ये बात सिर्फ आपको आपके ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बता रहा हूँ कि आप फ़ौरी तौर पर इस डिस्क को मास्टर कंप्यूटर से निकाल कर इसके ऊपर लाइनम 3 का कवर लगा दें, और फिर इसे दोबारा मास्टर कंप्यूटर में लगा दें, और इसके बाद बेफिक्र हो जाएं। फिर कुछ भी ना हो सकेगा। ओवर। इमरान ने कहा। ठीक है, आपका मशवरा दुरुस्त है, लेकिन इससे पहले मुझे इन लोगों से बात करना पड़ेगी जिन्होंने ये कंप्यूटर बनाया है। बहरहाल आपका बेहद शुक्रिया। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया, तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ज़रूरत से ज़्यादा ही होशियार आदमी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुमने दाव तो बहुत ज़्यादा मारा है, लेकिन काम बना नहीं। जाहिर है जैसे ही वो इन लोगों से बात करेगा, वो इसे बता देंगे कि पॉइज़न का कोई असर नहीं होगा, और लाइनम 3 के कोड के बाद तो मास्टर कंप्यूटर की सारी फीडिंग ही ग्रीन पड़ जाएगी, और इसका सिवाय इसके और कोई हल ना होगा कि पूरा कंप्यूटर वहाँ से तब्दील कर दिया जाए। कर्नल फैजी ने तवील सांस लेते हुए कहा। तो फिर अब आपका क्या प्रोग्राम है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रोग्राम क्या होना है? बहरहाल इस लेबॉर्ट्री को तो तबाह होना ही है।
इस तरह ना सही किसी और तरह सही। कर्नल फरीदी ने कुर्सी से उठते हुए कहा। तो इसके उठते ही मालका और कैप्टन हमीद भी उठ खड़े हुए। तो आप दोबारा वहां जाएंगे? इमरान ने भी कुर्सी से उठते हुए कहा। देखो, अभी तो मैंने कोई फैसला नहीं किया। आओ कैप्टन हमीद और मालका, कर्नल फरीदी ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कर्नल साहब, जिनसे आपने वादा कर रखा है, इनका क्या करना है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तो अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, अब तुम जानो। और वो खुदा हाफिज। कर्नल फरीदी ने मोड़े बगैर कहा और दरवाजे से बाहर चला गया। इसके पीछे कैप्टन हमीद और मालका भी चले गए और इमरान के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट रेंग गई। इसकी आंखों में शरारत भरी चमक मौजूद थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।